बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो दरवाज़ा खोलने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गया। बाहर अंधेरा था। कमरे की रोशनी खुले दरवाजे से बाहर जा रही थी। वो नीचे से सरगोशी में बोली, ये तुमने क्या किया? कोई नाइट चौकीदार आ जाएगा। उसने सरगोशी में जवाब दिया, खामोश रहोगी और नीचे से निकलकर जलवा नहीं दिखाओगी तो किसी नाइट गार्ड को शुबा नहीं होगा। दरवाज़ा खुला रहेगा तो उन्हें यकीन होगा कि तुम कम से कम इस कमरे में नहीं हो। हाँ, ये तुमने अकल का काम किया है। तुम बोलती रहोगी तो अकल का काम तमाम हो जाएगा और हमारे मुकालमे सुनकर कोई चला आएगा। वो खामोश हो गई। आधे घंटे बाद कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक नाइट गार्ड ने दरवाजे के पास आकर पूछा, ये खुला क्यों है? इसे बंद करो। पारस ने कहा, बंद कमरे में घुटन सी हो रही है। सब लोग बंद कमरे में रातें गुजारते हैं। मैं आज यहाँ नया हूँ, प्लीज़ कल से मुझे पाबंद करो। आज का काम कल पर ना डालो, आज ही से पाबंद रहो। वैसे भी ड्यूटी बदल रही है। मैं तुम्हें इजाज़त देकर जाऊँगा भी तो दूसरा गार्ड आकर इसे बंद कराएगा। पारस ने उठकर दरवाजे को बंद कर दिया, फिर बिस्तर के पास आया। वो नीचे से सर निकाल कर बोली, पंखे की हवा यहाँ तक नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ? क्या मुझे सोने नहीं दोगी? तुम मुझे पनाह देकर नेकी कर रहे हो। क्या नेकी करने के लिए नींद कुर्बान नहीं कर सकते? वो तो कर रहा हूँ। ज़रा खुशी से करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। ये तो तुम्हारे माँ बाप ने जुल्म किया है, कोई तो नाम रखना ही चाहिए था। मेरा नाम रमना है, ये तो तुम जानते ही हो। 1 बरस की ट्रेनिंग में 50 नंबर हासिल कर चुकी हूँ। मज़ीद 50 हासिल कर लूँगी तो कामयाब करार दे दी जाऊँगी। फिर मैं खुफिया तंजीम में रहकर सुराग रिसानी की सलाहियतों का मुजाहिरा करती रहूँगी। मुझे ऐसी एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है। मेरे अंकल देश पांडे इस तंजीम के बहुत बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन मैं उनकी सिफारिश से नहीं, अपनी जहानत से मार्क्स हासिल कर रही हूँ। क्या तुम सुबह तक यूं ही बोलती रहोगी? तो क्या सुबह तक गूंगे बहरे बनकर रहना अच्छा लगेगा? पारस 1 घंटे तक उसे बर्दाश्त करता रहा, फिर उठकर दरवाजे को खोल दिया। वो फौरन ही पलंग के नीचे चली गई। उसे खामोश रखने का यही एक रास्ता था। दूर से कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। पारस खुले हुए दरवाजे पर योगा का एक आसन बनाकर बैठ गया। वहां 2 नाइट गार्ड्स आकर रुक गए। एक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पारस सांस रोके खला में तक रहा था। दूसरे गार्ड्स ने अपने साथी से कहा, ये योगा की मशकें कर रहा है, हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पहले ने कहा, ठीक है, मैं उस कमरे से तलाशी लेता हुआ उधर जाऊंगा, तुम उस कमरे से तलाशी शुरू करो। एक गार्ड पारस के दाएं तरफ के कमरे में गया, दूसरा बाएं तरफ वाले कमरे की तलाशी लेने लगा। पारस का कमरा तलाशी से पहले ही खुला हुआ था। अकल कहती थी कि रमना पांडे खुले हुए कमरे में छुपने की हमाकत नहीं करेगी। आधी रात के बाद ड्यूटी पर आने वाले 6 गार्ड्स लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल की तलाशी लेते रहे। इहाते के अंदर बागीचे और झाड़ियों में भी देख लिया, रमना कहीं नजर नहीं आई। दस्तूर के मुताबिक वो एक कमरे की तलाशी एक ही बार ले सकते थे। बार बार स्टूडेंट्स की नींद में खलल नहीं डाल सकते थे। सुबह 4 बजे वो मायूस हो गए। एक गार्ड ने कहा, तमाम स्टूडेंट्स 5 बजे बेदार हो जाते हैं। अगर 6 बजे पीटी के लिए मैदान में कदम रखने से पहले उसे गोली मारकर जख्मी करेंगे तो हमारी मुलाजमत पर हर्फ नहीं आएगा। पारस ने सुबह 5 बजे से पहले दरवाज़ा बंद करके पूछा, अब पीटी के लिए बाहर मैदान में कैसे जाओगी? मैंने पहले ही तदबीर सोच ली है। क्या है वो तदबीर? वो चुटकी बजाकर बोली, फैंटास्टिक आइडिया है। देखो, हर कमरे से एक लड़का निकलेगा। क्योंकि एक कमरे में एक ही स्टूडेंट होता है, इसलिए मैं तुम्हारा लिबास पहनकर निकलूंगी तो यही समझा जाएगा कि तुम निकल कर जा रहे हो। तुम जाओगी तो मैं पीटी के लिए मैदान में कैसे जाऊंगा? मेरे बाद तुम आ सकते हो। तुम मेरा लिबास पहनकर जाओगी तो मेरे बदन पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक ही लिबास में सरहद पार करके यहाँ आया हूँ। क्या वाकई तुम्हारे पास कोई दूसरा लिबास नहीं? तुम कमरे और बाथरूम में देख लो। उसने अलमारी और बाथरूम में देखा, फिर बोली, तुम्हारे पास लिबास तो क्या दूसरा सामान भी नहीं है? तुम जिंदगी कैसे गुजारते हो? जहेज़ के इंतज़ार में गुजारता हूँ कि दुल्हन आएगी तो ज़िंदगी गुजारने का तमाम सामान साथ लेकर आएगी और मुझे नए कपड़े भी पहनाएगी। तुम्हें जहेज़ लेते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे शर्म दिलाओगी या यहाँ से निकलने की तदबीर करोगी? तुम बातें ऐसी करते हो कि मैं असल बात करना भूल जाती हूँ। चलो अपने कपड़े उतारो। शादी से पहले तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। वो झींप कर बोली, बकवास ना करो, बाथरूम में जाओ। उसने बाथरूम में आकर लिबास को उतारा, अपने अतराफ एक बड़ा तौलिया लपेट लिया, फिर कमरे में आकर बोला, जाओ और लिबास पहन लो। वो पलंग के नीचे से एक बैग निकालकर बाथरूम में चली गई। 6 बजे तमाम स्टूडेंट्स अपने कमरों से निकलकर मैदान में जाते हैं। जब 6 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए तो वो बाथरूम से निकली।
पहली नज़र में एक सिख नौजवान नजर आई। चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सर पर पगड़ी थी। ये सामान वो बैग में छुपा कर लाई थी। पारस ने पूछा, इतना सामान लाई थी, क्या एक मर्दाना लिबास नहीं ला सकती थी? मुझे क्या मालूम था जहाँ छुपने जाऊंगी वहाँ एक ही लिबास होगा। अगरचे वो लिबास रमना को बहुत ढीला ढाला सा लग रहा था, ताहम फौरन ही उस पर शुबा नहीं हो सकता था। वो बोली, वेल मिस्टर गुमनाम, तुम मेरे एहसान का बदला नहीं लोगे, लेकिन कभी तुम्हारे काम ज़रूर आऊँगी। उसने मुस्कुराकर आंख मारी, फिर दौड़ती हुई बाहर चली गई। मैंने बेटे के पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? तमाम रात हुस्न जमाल की एक मलका मेरे कमरे में रही और मैंने शराफत की तस्बीह पढ़ते हुए सुबह कर दी। ऐसा तो फरिश्ते करते हैं बेटे, इंसान भी करते हैं, तुम्हारे जैसे कुव्वत इरादी रखने वाले इंसान। अब आगे बोलो। वो मुझे रुदाद सुनाते हुए कमरे से बाहर आया, फिर जीने से उतरकर मैदान की तरफ जाने लगा। मैदान में पहुंचा तो तमाम स्टूडेंट्स, लड़कियां और लड़के उसे तौलिए में देखकर हंस रहे थे। रमना भी लड़कों की कतार में खड़ी हंस रही थी। एक गार्ड ने पारस के सामने आकर कहा, अच्छा तो पिछली रात तुमने योगा के बहाने हमें उल्लू बनाया था। पारस ने जवाब दिया, तुम्हें उल्लू तो ऊपर वाले ने बनाया है, मेरे बनाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो मूंछों पर ताव देते हुए बोला, तुम भी ऐसे ही इम्तिहान से गुजरोगे तब मैं तुमसे निमट लूँगा। ट्रेनर और एक आला ओहदेदार ने आकर कहा, डियर स्टूडेंट्स, तुम सब ने देखा है रमना इस आजमाइश में कामयाब रही है। सब लोग तालियां बजाने लगे। आला ओहदेदार ने कहा, रमना पिछली रात की मुकम्मल रुदाद लिखकर हमारे सामने पेश करेगी। इसके बाद उसकी मार्कशीट में 10 नंबरों का इजाफा कर दिया जाएगा। फिर एक बार तालियां बजने लगीं। ट्रेनर ने कहा, मुझे फ़ख्र है कि रमना ने मेरी ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाया है। आज रात ऐसी ही आजमाइश से कौन गुजरेगा? स्टूडेंट्स अपना अपना नाम पेश करते हुए हिचकिचाने लगे। कोई नाकामी की सूरत में गोली खाकर जख्मी नहीं होना चाहता था। पारस ने कहा, सर आज रात मैं अपने कमरे से निकलूंगा और सुबह 10 नंबर हासिल करूंगा। ट्रेनर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, तुम नए हो, तुमने मुझसे ट्रेनिंग हासिल नहीं की है। सर कल तमाम रात रमना आपकी बातें करती रही और आपकी ट्रेनिंग के तरीके मुझे बताती रही। मैं ये सब कुछ सुनने के बाद आपका शागिर्द होने का दावा करता हूँ। कल सुबह आपका नाम ऊंचा करूँगा। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। उसने पारस को इजाज़त दे दी। पीटी के बाद रमना ने करीब आकर कहा, मुझे तुम्हारा नाम मालूम हो गया है, मगर तुमने आज रात आजमाइश से गुजरने की इजाज़त लेकर बहुत बड़ी हमाकत की है। पारस ने पूछा, तुम कौन हो? बकवास मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें वो नाइट चौकीदार नहीं छोड़ेगा, इंतकाम लेने के लिए ज़रूर तुम पर गोली चलाएगा। तुम परेशान क्यों हो? क्या मेरी घरवाली हो? वो अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। इतने में देश पांडे आ गया। उसे तौलिए में देखकर हंसते हुए बोला, मैं ऑफिस से तुम्हारी और रमना की रिपोर्ट सुनकर आ रहा हूँ। देख लो मेरी भतीजी कितनी चालाक है, तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए। पारस ने पांडे के कान में कहा, सोच समझकर बोला करो। पहले इसने उतारे तब मेरे पहने। तुम्हारी भतीजी का लिबास अब तक मेरे कमरे के बाथरूम में है। वह झींप कर बोला, मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जो बात पूरे सेंटर वालों को मालूम हो चुकी है उसमें शर्म कैसी? अच्छा ज़्यादा बातें ना करो, बाजार चलो और ख़रीदारी करो। क्या मैं तौलिए में चलूं? पांडे ने अपनी भतीजी को देखा। वो पारस का लिबास पहने अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। वो बोला, चलो किसी स्टूडेंट से लेकर पहन लो। वो पांडे के साथ हॉस्टल की तरफ गया। मैं उस नाइट गार्ड के ख्यालात पढ़ने लगा जिसने मेरे बेटे को चैलेंज किया था। मैंने 6 चौकीदारों का तरीक़ाकार मालूम किया कि वो रात को किस तरह किसी स्टूडेंट को ढूंढ निकालते हैं। वो ऐसे 2-4 मकामात के बारे में भी जानता था जहाँ कोई स्टूडेंट छुपने के लिए नहीं जा सकता था। मैंने ऐसे ही एक मकाम के मुतालिक पारस को बता दिया। वो पांडे के साथ दिल्ली शहर देख रहा था, ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा था। पांडे कह रहा था, तुमने हाजिर दिमागी से किसी खून खराबे के बगैर सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाई थीं। इसके इनाम में तुम्हें 20 नंबर दिए गए। वो बोला, इसका मतलब है अब मुझे 80 मार्क्स और हासिल करने होंगे। कल सुबह तक 10 नंबर और मिल जाएंगे। मुझे बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए और क्या करना चाहिए? अरे इतनी तेज़ी से ना दौड़ो, मुंह के बल गिरोगे। जहाँ गिरूंगा वहाँ से भी कुछ लेकर ही उठूंगा, मेरी फिक्र ना करो। ट्रेनिंग सेंटर में सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अगर रमना नाकाम होती तो कोई भी गार्ड उसे गोली मार देता और वो इस वक्त हॉस्पिटल में होती। फिर ये तो ज़ख्मी होने की बात है, चंद आजमाइशों में जान भी चली जाती है। इसीलिए खुफिया तंजीम में बहुत ही कम अफराद दाखिल हो पाते हैं, बाकी नाकाम होकर सेंटर छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग मर चुके हैं। क्या तुम मुझे कहानियाँ सुनाकर डरा रहे हो? वो मुस्कुरा कर बोला, यह हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम डरने और पीछे हटने वालों में से नहीं हो। जानते हो
मैंने तंजीम के खुफिया पैनल में तुम्हारी क्या रिपोर्ट भेजी है? मैं सुनना पसंद करूंगा। मैंने लिखा है कि तुम्हारे जैसे हाजिर दिमाग और फौलादी फाइटर को रॉ तंजीम की सीक्रेट सर्विस में रखा जाए। तंजीम की सीक्रेट सर्विस में कैसी खिदमात ली जाती हैं? उन दुश्मनों का सुराग लगाया जाता है जो आस्तीन के सांप की तरह होते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं और अंदर से जड़ें काटने की कोशिशें करते हैं। इसराइल से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के लिए उनकी जासूसी तंजीम मोसाद को इजाज़त दी है कि वो यहाँ अपना खुफिया इदारा कायम कर ले, लेकिन यहूदी काबिल एतमाद नहीं होते। वो हमारी कमज़ोरियाँ और अहम राज मालूम करने की दोगली हरकतें कर सकते हैं। हमारे चंद जासूस उनकी निगरानी करते हैं। मैंने पुरजोर सिफारिश की है कि तुम्हें मोसाद के खिलाफ जासूसी करने के मौके दिए जाएं। मिस्टर पांडे, तुम वाकई दोस्ती का हक अदा कर रहे हो। क्या ऐसे लोगों के नाम और पते बता सकते हो जिनका ताल्लुक मोसाद से है? तुम फिर तेज़ दौड़ना चाहते हो? तुम साथ हो इसलिए तेज़ रफ्तार हूँ। गिरने से पहले तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। पारस ने इस अंदाज में तारीफ की जैसे उसी के सहारे कारनामे अंजाम दे रहा हो। इसका नफ्सियाती असर हुआ। वो खुश होकर बोला, मेरी कोशिश होगी कि तुम कहीं ठोकर ना खाओ। मुझे एक फैमिली पर शुबा है। मैं उस फैमिली के किसी मेंबर से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। मैंने पांडे की सोच से उस फैमिली के मुतल्लिक मालूम किया। जब तक वो पारिस के लिए की जाने वाली शॉपिंग से फारिग हुआ और उसे सेंटर के हॉस्टल में छोड़कर अपने घर आया तो उस वक्त तक मैं बहुत कुछ मालूम कर चुका था। उस हेड ऑफ द फैमिली का नाम शेव चरण था। 6 बरस पहले उसने एक जर्मन दोशीज़ा से शादी की थी। वो यहूदी थी लेकिन खुद को ईसाई जाहिर करती थी। जब उसे मालूम हुआ कि शेव चरण भारत में वजारत दाखिला का एक अहम ओहदेदार है तो वो उस पर हज़ार जान से आशिक हो गई थी और उसकी खातिर हिंदू धर्म कबूल करने को तैयार हो गई थी। शेव चरण के लिए ये फ़ख्र की बात थी। भला ऐसी चाहने वालियाँ कहाँ मिलती हैं? वो तो मुकद्दर से मिल गई थी, इसलिए उसे ब्याह कर हिंदुस्तान ले आया। देश पांडे को शुबा था कि शेव चरण दोस्त नुमा दुश्मनों का एजेंट बन गया है। वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी जर्मन बीवी यहूदी है। मैंने पांडे के ज़रिए शेव चरण के दिमाग में पहुंचकर ये हकीकत मालूम की। पता चला इब्तदा में उसकी जर्मन बीवी एंजेला उसे खूब शराब पिलाकर मदहोश कर देती थी। वो नशे में सरकारी मामलात से ताल्लुक़ रखने वाली बातें बुड़बुड़ाता था और यूं मुल्की राज फाश होते रहते थे। लेकिन होश व हवास में रहने के दौरान वो बड़ा देश भगत होता था। अपने देश के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करता था। एंजेला कभी सरकारी मामले पर कोई बात छेड़ती तो उसे सख्ती से कह देता था, खबरदार, सिर्फ अपने मामलात पर गुफ्तगू करो। तुम्हें मेरे दफ्तरी मामलात से भला क्या दिलचस्पी है? मुझे क्यों दिलचस्पी होगी? मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि आप ऐसा काम करते हैं कि थक जाते हैं, कभी परेशान भी नज़र आते हैं। क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? बेशक है, लेकिन सरकारी परेशानी तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी है। शेव चरण वाकई मुहिब्बे वतन था। उसकी हुब्बुल वतनी के बायस बहुत सी बातें मालूम नहीं हो सकती थीं। नशे में पूरी तरह बोल नहीं पाता था। उससे खातिर ख्वाह मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं रहता था। कुछ अरसे बाद इसराइली हुकूमत को टेलीपैथी जानने वाली अल्पा मिल गई। अल्पा ने शेव चरण की आवाज़ सुनी, उस पर तनवीमी अमल करके ये बात जहन में नक्श कर दी कि वो हर रात खुफिया सरकारी बातें नींद में बुड़बुड़ाया करेगा। दूसरी बात ये नक्श कर दी कि जर्मनी से उसकी एक नौजवान साली एला जून आ रही है। वो एला की दोस्ती रॉ तंजीम के कैप्टन रंजीत से करवाएगा। शेव चरण और कैप्टन रंजीत बचपन के दोस्त थे और अल्पा ने शेव चरण के ख्यालात से मालूम कर लिया था कि रंजीत हुस्न परस्त है, शबाब के साथ शराब का भी प्यासा रहता है, लेकिन बहुत मोहतात रहकर किसी हसीना से दोस्ती करता है और ये किसी को नहीं बताता कि उसका ताल्लुक एक बहुत ही खुफिया तंजीम से है। 2 माह पहले एला भारत आई थी। बहाना ये था कि हिंदुस्तानी कल्चर पर किताब लिखने आई है। कैप्टन रंजीत उस हसीना पर मर मिटा था। हसीना जानती थी कि मर्द को किस तरह दीवाना बनाया जाता है। वो अपना हाथ उसके हाथ में देती थी, बाकी बदन चुरा लेती थी। ऐसे में अल्पा ने उस पर अमल किया था और तनवीमी अमल के ज़रिए एला का ताबेदार आशिक बना दिया था। मैंने पारस को ये तमाम बातें तफसील से बता दी। उसने कहा, शुक्रिया पापा, आज रात हॉस्टल की आजमाइश से गुजरकर कल शेव चरण और रंजीत से निमट लूँगा। ट्रेनिंग सेंटर में तमाम दिन तरह तरह की मशकें कराई जाती थीं। कुछ स्टूडेंट फायरिंग और फाइटिंग की ट्रेनिंग हासिल करते थे, लेकिन ज़्यादातर पेचीदा मामलात को समझने और सुलझाने की अमली कोशिशें कराई जाती थीं। हाजिर दिमागी की मशकों में कितने ही स्टूडेंट्स नाकाम रहते थे और सेंटर से निकाल दिए जाते थे। सेंटर के एक हिस्से में कई रोबोट एक दूसरे के सामने 2 कितारों में खड़े हुए थे। उनके दोनों हाथों में डंडे थे।
एक बटन ऑन करते ही तमाम रोबोट्स डंडे ऊपर नीचे यूं चलाते थे कि उनके दरमियान से कोई गुजर नहीं पाता था। ट्रेनर ने एक नौजवान से कहा, इनके दरमियान से डंडों की मार खाए बगैर गुजर जाओ। डंडे तो चलते ही रहे। वो एक रोबोट को रोकता तो दूसरे रोबोट के डंडे पड़ते। नौजवान थोड़ी देर सोचने के बाद 2 लांबे बांस ले आया। उसने एक कतार में खड़े हुए 7 रोबोट्स के हाथों से इस तरह बांस को गुजारा कि उनके 14 हाथ डंडे चलाते वक्त बांस की वजह से रुकने लगे। उसने दूसरी कतार के रोबोट के हाथों को भी दूसरे बांस के जरिए रोक दिया। तमाम स्टूडेंट्स उसकी जहानत की दाद देते हुए तालियां बजाने लगे। वो नौजवान फखरिया अंदाज में रोबोट के दरमियान आया। फिर जैसे ही गुजरने के लिए कदम बढ़ाया, उन रोबोट्स के फौलादी हाथों के दरमियान दोनों बांस टूटने लगे। नौजवान के सर और बदन पर डंडे पड़ने लगे। वो चीखता हुआ बचने की कोशिशें करता कतार के दूसरे सिरे से बाहर आया तो खासा जख्मी हो चुका था। ट्रेनर ने रमना से कहा, अब तुम जाओ। वो बड़ी देर से रोबोट के हाथों की हरकतों का मुताला करती रही थी। उनके हाथों के डंडे ऊपर से नीचे हरकत करते थे, लेकिन घुटनों से नीचे नहीं जाते थे। वो रोबोट्स के करीब आकर उनके कदमों में लेट गई। फिर दोनों कोहनियों के बल रेंगती हुई 2 कतारों के दरमियान से गुजरने लगी। डंडे तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके जिस्म तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो सांस रोके रेंगती जा रही थी। हर लम्हा यही मालूम होता था कि अब डंडे पड़ने ही वाले हैं। आखिरी रोबोट के पास से गुजरते वक्त उसका पांव एक रोबोट से टकराया तो वो रोबोट दूसरे रोबोट से टकरा गया। वो कमर की तरफ से झुकने लगे। झुकने के बायस डंडों की हरकत नीची हो गई। आखिर 2 रोबोट्स ने रमना की पिटाई कर दी। वो फौरन ही कलाबाजियां खाकर उनके दरमियान से निकल आई। सब लोग तालियां बजाने लगे। वो बड़ी हद तक कामयाब हुई थी। उसने जहानत का सबूत दिया था। सिर्फ जरा सी गफलत से मार खा गई थी। ट्रेनर ने कहा, एक स्टूडेंट जो तरीका आजमाएगा वही दूसरा स्टूडेंट इख्तियार नहीं करेगा। रमना ने मुस्कुराकर पारस को देखा। फिर ट्रेनर से कहा, मेरे अंकल कह रहे थे कि हमाद की खोपड़ी में बहुत बड़ा भेजा है, इससे कहो अपनी खोपड़ी आजमाए। ट्रेनर ने पूछा, क्या ख्याल है हमाद, एक लड़की चैलेंज कर रही है। पारस ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि बेजान रोबोट्स के दरमियान से गुजरने के लिए गैर मामूली जहानत क्यों ज़रूरी है। एक मामूली अकल का आदमी भी इनके दरमियान से गुजर सकता है। रमना ने कहा, लेक्चर ना दो, गुजर कर दिखाओ। पारस ने तमाम स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा, दोस्तों, तरबियत हासिल करते वक्त आंखों के साथ जहन को भी बेदार रखो। अभी थोड़ी देर पहले तुम आंखों से देख चुके हो कि किस तरह इन रोबोट्स पर गालिब आ सकते हो। एक ने कहा, रमना की तदबीर दोबारा आजमाने की इजाज़त नहीं है। पारस ने कहा, मैं लड़कियों की तदबीर नहीं आजमाता, बल्कि उनकी हमाकतों से अकल सीखता हूँ। वो रोबोट्स के करीब जाकर बोला, ट्रेनर साहब का हुक्म है कि हम इनके दरमियान से गुजरें, खा डंडों के नीचे से गुजरें या रोबोट्स की खोपड़ियों पर से चलते हुए जाएं। हमें इस पार से उस पार जाना है। ट्रेनर ने कहा, हाँ, किसी तरह भी जाओ, मगर 2 कतारों के दरमियान से गुजरते जाओ। पारस ने कहा, अभी तुम लोगों ने देखा था, रमना का पाँव एक रोबोट के पाँव से टकराया था और ये रोबोट्स अपनी जगह कायम नहीं रहे थे, एक दूसरे से टकरा कर झुकते चले गए थे। उसने एक रोबोट के पाँव में ठोकर मारी। वो कमर की तरफ से झुकता हुआ दूसरे रोबोट से टकराया। दूसरा भी झुकने लगा। पारस ने दूसरी कतार के रोबोट को भी ठोकर मारी। उस कतार के रोबोट्स भी एक दूसरे से टकराकर झुकने लगे। 1 मिनट के अंदर ही तमाम रोबोट्स एक दूसरे के सामने सजदे में थे और उनके डंडे चल रहे थे। पारस जिस डंडे पर पैर रखता था वो डंडा रुक जाता था, फिर दूसरे फिर तीसरे डंडों पर चलता जा रहा था। पीछे गुजरने वाले डंडे फिर हरकत में आ गए थे, लेकिन पारस आगे निकलता जा रहा था। सब लोग तालियां बजाने लगे। रमना झींप रही थी। एक नौजवान कह रहा था, वाकई हमें लड़कियों की गफलत या हमाकत से सबक हासिल करते रहना चाहिए। हमाद की जे। दूसरे ने कहा, पूरी मर्द जाति की जे। रमना ने पारस के करीब आकर कहा, तुम समझ रहे होगे मैं तुम्हें डंडों की मार खिलाना चाहती थी। सच तो यह है कि तुम्हारी जे जे कराना चाहती थी। देखो कैसी तारीफ और वाह वाह हो रही है। वो मुंह फेर कर जाने लगा। वो पीछे पीछे आते हुए बोली, मर्द होकर औरत की तरह नखरे क्यों दिखाते हो, दोस्ती कर लो। एक सिपाही ने आकर कहा, तुम दोनों को दफ्तर में तलब किया गया है। वो पारस के साथ दफ्तर की तरफ चलती हुई बोली, दोस्ती कर रहे हो? दोस्ती का मतलब है कुछ लेना और कुछ देना। मैं तुम्हारा एहसान लेना नहीं चाहता, तुमसे कोई ताउन नहीं चाहता, फिर दोस्ती का फ़ायदा? इंसान को इंसान ही से फ़ायदा पहुंचता है। मैं कभी तो किसी काम आऊँगी, तुम मेरे किसी काम नहीं आओगी। अरे रुमाल समझकर ही मुझे जेब में रख लो, नाक पहुँचने के काम आ जाऊँगी। पारस को हंसी आ गई। वो चलते चलते रुक गया।
रमना ने मुस्कुराते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो हाथ थामकर आगे बढ़ गया। दफ्तर में तंजीम के 2 आला ओहदेदार बैठे हुए थे। देश पांडे भी मौजूद था। एक ने पारस और रमना को बैठने की इजाज़त दी, फिर कहा, हमाद, तुमने तैयारे के सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम्हें इस सिलसिले में 20 नंबर दिए गए हैं। पारस ने कहा, थैंक यू सर। दूसरे ओहदेदार ने कहा, पिछली रात रमना एक जासूस की तरह छुपने में कामयाब रही है, लेकिन इस कामयाबी में तुम्हारी जहानत है। इस ट्रेनिंग सेंटर में जहानत और हाजिर दिमागी को अहमियत दी जाती है। तुमने कमरे का दरवाज़ा खोलकर और चौखट पर योगा का मुजाहिरा करते हुए तलाशी लेने वालों को भटका दिया था। रमना को जो 10 नंबर मिलने वाले थे उसमें से 5 नंबर तुम्हें दिए जाते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे 5 नंबर कट गए, फिर भी मैं खुश हूँ। हमाद को उसका हक मिल रहा है। देश पांडे ने कहा, शाम के 6 बजने वाले हैं और हमाद, आज तुम्हें एक जासूस की तरह छुपना और 6 नाइट गार्ड्स को डॉज देना है। मुझे तुम्हारी कामयाबी की उम्मीद है, अब जा सकते हो। रमना दफ्तर के बाहर आकर बोली, मुझे डर लग रहा है। एक नाइट गार्ड तुमसे खार खा रहा है। अगर तुम रात को नजर आ गए तो वो तुम्हें ज़रूर गोली मार देगा। तुम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में हो जहां किसी वक्त भी जान जा सकती है, फिर जान जाने का खौफ क्यों है? मैं बुज़दिल नहीं हूँ, अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ, मगर तुम्हारे लिए डरती हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो। मैं कल सुबह अच्छी हालत में मिलूँगा, फिक्र ना करो। हॉस्टल के पास आकर उनके रास्ते बदल गए। उन्होंने मुसाफहा किया। रमना ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, जैसे छोड़ना ना चाहती हो। उसने कहा, मेरा बस चले तो आज रात तुम्हें अपने कमरे में छुपा लूँ, लेकिन नाइट गार्ड सबसे ज़्यादा मेरी ही कमरे की तलाशी लेंगे। हाँ, वो तुम्हारे दरवाजे पर जमकर बैठ जाएंगे और उनकी ऐसी ही हमाकतों से मुझे फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, अब जाओ, शुभ रात्रि, यानी शब खैर। वो अपने हॉस्टल की तरफ चला गया। रमना उसे जाते हुए देखती रही। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो वो अपने कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में दिल नहीं लग रहा था। शाम के साए गहरे होकर शब में तब्दील हो रहे थे। हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में जाकर कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। एक तरह की बेचैनी और घबराहट सी थी कि पता नहीं हमाद के साथ क्या होगा। डिनर टाइम के बाद नाइट चौकीदार ने सोने का वक्त जाहिर करने के लिए घंटी बजाई। उस घंटी के बाद किसी को कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। बाहर कदम रखने वाला हॉस्पिटल पहुंच जाता था। रात के 10 बजे वो 6 गार्ड्स हॉस्टल के हर दरवाजे के सामने से गुजरते हुए कहते जा रहे थे, हमाद अपने कमरे में नहीं है। अगर किसी ने इसे छुपाया है तो वो बाहर निकाल दे, वरना आधी रात के बाद हर कमरे की तलाशी ली जाएगी। अपनी नींदें हराम करने से बेहतर है कि उसे हमारे सामने पेश कर दो। रमना की बेकरारी और बढ़ गई। ये जज्बा सर उठा रहा था कि कमरे से निकलकर उसके पास चली जाए, उसके साथ छुपती फिरे और गोली लगे तो दोनों को लगे। फिर यह ख्याल आता था कि मोहब्बत करने वाले कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। हमाद उसके कमरे में या उसके आंचल में छुपने ज़रूर आएगा। वो नहीं आया। आधी रात के बाद चेकिंग शुरू हुई। जो नाइट गार्ड पारस के लिए बुग़्ज़ और कीना रखता था, उसने रमना के कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। तमाम सामान उलट पुलट कर रख दिया। रमना ने कहा, मेरा पर्स भी देख लो, शायद वो उसके अंदर हो। यू शट अप, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि तुम अटैची और थैले में हाथ डालकर देखो। इतना बड़ा आदमी थैले में कैसे होगा? वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। रमना ने दरवाजे को बंद कर दिया, मगर चिटकनी नहीं लगाई। दिल कह रहा था कि वो छुपते छुपाते इधर आएगा। तमाम नाइट गार्ड्स की परेशानी और झुंझलाहट बता रही थी कि वो नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने सेंटर की इमारत और दोनों हॉस्टल्स की इमारत और दोनों हॉस्टल का कोना कोना छान मारा था। गार्डन और झाड़ियों में भी ढूंढ लिया था। सुबह 5 बजे वो 6 गार्ड्स एक जगह जमा हुए। एक ने कहा, ताज्जुब है, वो यहाँ नया आया है, हमसे ज़्यादा इस जगह को नहीं जानता है, लेकिन ऐसी जगह छुपा हुआ है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है कि वो जैसे जादू जानता है। तीसरे ने कहा, फजूल बातें ना करो, क्या रमना भी जादू जानती थी? कल उसे भी तलाश करने में हम नाकाम रहे थे। वो किसी चालाकी से हमें उल्लू बना रहा है। एक ने चुटकी बजाकर कहा, हमने अपने घर की तलाशी नहीं ली है, वो बहुत मक्कार है, हम में से किसी के घर में छुप सकता है। सबने तायद की कि ऐसा हो सकता था। सेंटर की इमारत के पीछे 12 नाइट और डे गार्ड्स के लिए क्वार्टर बनाए गए थे। वो अपनी मुख्तसर फैमिली के साथ वहाँ रहा करते थे। पारस पर झुंझलाए चौकीदार ने कहा, वो मेरे घर में घुस नहीं सकेगा। मैंने अपनी जोरू से कह दिया था कि मैं भी दरवाजे पर आकर आवाज़ दूं तो हरगिज़ ना खोलना।
वो मक्कार मेरी आवाज़ बनाकर दरवाज़ा खुलवा सकता है और मेरी जोरू को धमकी देकर छुप सकता है। दूसरे ने कहा, वैसे मैंने भी अपने घर वालों को समझा दिया था, फिर भी हमें चेक करना चाहिए। वो सब अपने अपने क्वार्टर में गए और उन 6 गार्ड्स के क्वार्टरों में भी गए जो दिन की ड्यूटी करते थे और रातों को सोते थे। जिस गार्ड ने अपनी बीवी को सख्ती से तायद की थी कि दरवाज़ा ना खोले, वो अपने पति की आवाज़ सुनकर भी नहीं खोल रही थी। वो कह रहा था, अरे भली मांस, मैं तेरा स्वामी हूँ। आखिर वो दरवाज़ा खोल कर बोली, ए जी, तुमने ही कहा था कि तुम्हारी आवाज़ पर भी ना खोलूं, फिर क्यों अपनी बात मनवाते हो? उसने अंदर आकर चारों तरफ देखते हुए पूछा, कोई आया था? वो दूसरे कमरे में गया। वहाँ पारस सो रहा था, लेकिन उसे नज़र नहीं आया। मैंने गार्ड को गायब दिमाग कर दिया था। उसे पारस की तरफ से पलटाकर फिर हाजिर दिमाग किया। वो वहाँ से पहले कमरे में आया, फिर बीवी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो, 6 बजे से पहले ना खोलना। वो बाहर चला गया। 6 बजने वाले थे। उसकी घरवाली सुबह स्नान करके पूजा करने की आदी थी। वो गुस्लखाने में चली गई। ठीक 6 बजे पीटी के लिए घंटी बजने लगी तो पारस एक कमरे से दूसरे कमरे में आया, फिर दरवाज़ा खोलकर दौड़ता हुआ पीटी ग्राउंड में पहुंच गया। तमाम स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे। रमना खुशी के मारे दौड़ती हुई उससे आकर लिपट गई। ओह, आई लव यू, यू आर सो वंडरफुल, तुम रियली फैंटास्टिक हो। पारस ने सर झुकाकर कान में कहा, यह बेडरूम नहीं है। वो अलग होकर बोली, नहीं है तो क्या हुआ, मैं डंके की चोट पर सारी दुनिया से बोलूंगी कि तुम मेरे हीरो हो। ट्रेनर ने आकर उसकी पीठ थपकते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत तरक्की करोगे। पिछली रात की रिपोर्ट लिखकर दफ्तर में पहुंचा दो। शाबाश। पीटी के बाद रमना ने कहा, मैं सारी रात तुम्हारे लिए जागती रही और मैं सारी रात राजू गार्ड के क्वार्टर में आराम से सोता रहा। वो एक बार अपने घर की भी तलाशी लेने आया था। फिर क्या हुआ? मैं छत वाले पंखे पर बैठा था। उसने पूरे क्वार्टर का हर गोशा देख लिया, लेकिन सर उठाकर नहीं देखा। वो हंसने लगी। पारस ने कहा, अब जाकर सो जाओ, हम 1 बजे खाने के बाद घूमने जाएंगे। इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारे अंकल से कह दिया है, हमें शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। अचानक फायरिंग की आवाज़ के साथ एक गोली सनसनाती हुई उनके दरमियान से गुजर गई। पारस रमना को खींचता हुआ दीवार की आड़ में चला गया। राजू गार्ड कह रहा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी जोरू के साथ रात गुजारी है। दूसरा गार्ड उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, राजू, ये क्या हरकत है, क्या फांसी पर लटकाना है? वो अपने साथी चौकीदार को निशाने पर रखकर बोला, खबरदार, मेरे नज़दीक ना आना, मेरे सर पर खून सवार है। भाई, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो तुम्हारी बीवी के पास रात भर था? मेरी औरत ने कहा है कि वो गुस्ल खाने में थी तो कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। क्या तुम्हारी औरत ने इसे देखा था? नहीं देखा था। तो फिर इसने तुम्हारी जोरू के साथ रात नहीं गुजारी है। नहीं गुजारी तो वो अंदर कैसे पहुंचा हुआ था? अंदर से बंद रहने वाले दरवाजे को खोलकर बाहर गया था। तुम दफ्तर में रिपोर्ट करो, मैं पहले इसे गोली मारूंगा फिर रिपोर्ट करूंगा। इतनी देर में पारस पहली मंजिल पर पहुंच गया था। उसने ऊपर से उस पर छलांग लगाई। उसके हाथों से गन निकल गई। दोनों जमीन पर गिरे। फिर पारस ने ताबड़तोड़ घोंसे जमाते हुए उसे जमीन से उठाया। उसके बाद दोनों हाथों पर उठाकर अपने सर से बुलंद करते हुए दूर फेंक दिया। ट्रेनर और दूसरे गार्ड्स आ गए थे। उन्होंने राजू गार्ड को हिरासत में ले लिया। सेंटर के इंचार्ज ने पारस से पिछली रात की रिपोर्ट तलब की। फिर कहा, राजू, एक जासूस चुपके से किसी भी जगह जा सकता है। तुम्हारी गफलत से, तुम्हारी बीवी की बेपरवाही से हमाद को तुम्हारे यहाँ छुपने का मौका मिल गया। वो मेरे घर में भी छुपता और मुझे बाद में मालूम होता तो मैं ट्रेनिंग सेंटर के कवायद के मुताबिक एतराज़ ना करता। तुमने गोली चलाकर हमाद को कत्ल करने की कोशिश की। तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है। तंजीम की तरफ से तुम पर मुकदमा चलेगा, इसे ले जाओ। दूसरे गार्ड्स उसे वहां से ले गए। देश पांडे ने एक दरख्वास्त दी थी कि वो हमाद और रमना को एक खुफिया मिशन के लिए ले जा रहा है। इस सिलसिले में उन्हें 24 घंटे के लिए छुट्टी दे दी जाए। रमना ने दिन के 12 बजे तक नींद पूरी की। पारस देश पांडे के साथ बैठा एंजेला और एला को बेनकाब करने के प्रोग्राम बनाता रहा। फिर वो 1 बजे रमना के साथ ट्रेनिंग सेंटर के अहाते से बाहर आ गया। देश पांडे ड्राइव करते हुए बोला, हमाद, मैं दूर ही से तुम्हें शेव चरण की कोठी दिखाऊंगा। फ़ोन नंबर मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ये गाड़ी भी तुम्हें दे जाऊंगा। तुम फ़ोन के ज़रिए मुझसे राबता करते रहना। उसने कनॉट सर्कस में सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। दूर एक कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो लाल ईंटों वाली कोठी है, उसमें शेव चरण अपनी बीवी एंजेला और साली एला के साथ रहता है। कैप्टन रंजीत यहाँ हर रात शराब पीने और एला से इश्क फरमाने आता है। उसने कोठी की निशानदही करके गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। ऐसे वक्त मैं शेव चरण की बीवी एंजेला के दिमाग में अल्पा की बातें सुन रहा था। वो कह रही थी,
एंजेला, हिंदुस्तानी जासूस तुम पर शुबा कर रहे हैं। उनकी नज़रें तुम्हारी बहन एला पर भी हैं। क्या तुम हमारे दुश्मनों के दिमागों में जा रही हो? अभी तक मौका नहीं मिला है। वो जासूस तुम्हारे करीब आने वाले हैं, फिर तुम्हारे जरिए मैं इन्हें काबू में करूंगी। वो कौन लोग हैं? नाम और हुलिया बता सकती हो? सिर्फ एक देश पांडे को पहचाना गया है। हमारे मूसाद के जासूस ने हमें बताया है देश पांडे ट्रेनिंग सेंटर में एक नौजवान लड़के और लड़की को अपनी कार में बिठाकर तुम्हारे इलाके में आया था। तुम्हारी कोठी से जरा फासले पर अपनी गाड़ी रोकी थी और कोठी की तरफ देखते हुए उस नौजवान से कुछ कह रहा था। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।